हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले 3 क्लास पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। बच्चों आइए हम लोग उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग को P बटे Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है 0.6 को P बटे Q के रूप में ये लिखना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। माना, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग। अब बच्चों हमने आपको सिखाया है पहले ही कि जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है, जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा हमें उतने एक पर उतने ही जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मतलब दोनों तरफ हम यहां लिखेंगे, दोनों तरफ देखिए एक अंक के ऊपर केवल रेकरिंग है, इसका मतलब एक लिख करके एक जीरो। यदि 2 अंक के ऊपर रेकरिंग होता तो एक लिख करके 2 जीरो, मतलब 100 से गुना करते। लेकिन यहाँ एक ही पर है तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। यदि हम दोनों को दोनों साइड में 10 से गुना करते हैं बच्चों तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 10x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग इंटू 10। हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब इधर तो हमारा रहेगा 10x इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग का मतलब होता है कि 6 कई बार रिपीट करेगा, एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा। यदि हम इसे 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट एक अंक आगे भाग जाएगा और ये आएगा 6.666, ऐसा कुछ आएगा। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर रेकरिंग यदि ये 10 से गुना होगा तो। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटाइए तो हो जाएगा 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.6 के ऊपर रेकरिंग। इस तरह से इधर माइनस करने पे ये 9x बनेगा और इसको जैसे ही आप घटाओगे तो हमारा वैल्यू कैसे आएगा, 6.6 के ऊपर रेकरिंग में से यदि हम 0.6 के ऊपर रेकरिंग घटा दे तो ये कट जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। मतलब इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है। इस तरह से x इज इक्वल टू 6 और ये गुने से इधर आएगा भागा। ध्यान से देखिएगा, ये गुने से इधर आएगा भागा में तो आ जाएगा 6/9। अब इसे आप काटो तो ये 3 से आएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। इस तरह से x का मान 2/3 आ गया। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वैसी संख्या यदि एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है तो उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, इसे P बटे Q के रूप में लिखने पे ये 2/3 मतलब 2/3 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर रेकरिंग, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। आइए बनाते हैं। माना, इसको भी मान लेते हैं x इक्वल टू, इसको भी मान लेते हैं x इक्वल टू 0.47 के ऊपर रेकरिंग। अब दोनों तरफ कितने से गुना करना होगा, ध्यान से, दोनों तरफ। अब बच्चों ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही अंक है, एक ही डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग का साइन है। इसका मतलब एक पर एक जीरो, मतलब सिर्फ 10 से दोनों तरफ गुना करना होगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यदि हम ऐसा करेंगे तो यदि हम इसको 10 से गुना करें तो ये x जो है इसको 10 से गुना किया जाएगा, ऐसा बनेगा। और ये 0.47 के ऊपर रेकरिंग इंटू 10। बच्चों आप जानते हो 10 को x से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 10x और 0.47 इधर रफ में हम लोग समझेंगे कि 0.47777 ऐसे बढ़ रहा है। यदि हम इसको 10 से गुना करें तो ये पॉइंट एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा वैल्यू बनेगा 4.77777, जिससे हम लोग 4.7 के ऊपर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। तो ये एक अंक आगे शिफ्ट करेगा तो बनेगा 4.7 के ऊपर रेकरिंग। बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 माइनस 1। समीकरण 2 में से 1 घटाओगे तो ये इसमें से घटेगा, मतलब 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.7 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.47 के ऊपर रेकरिंग। तो इधर आ जाएगा 9x। अब इसको कैसे माइनस करेंगे ध्यान देंगे। 4.777, इसका मतलब यही हुआ कि 4.7 कई बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 4.7 और एक और 7 उसके ऊपर रेकरिंग दे दे, क्योंकि 7 तो कई बार रिपीट हो रहा है। और यहां पर है 0.47 के ऊपर रेकरिंग, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। इस तरीके से यदि इन दोनों को हमको माइनस करना है तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4.3। इस तरह से x का वैल्यू बन जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 9 और पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा जो वैल्यू आ रहा है x का वो आ रहा है 43 डिवाइडेड बाई 90। बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने P बटे Q के रूप में बहुत ही आराम से लिख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो हमारा नया क्वेश्चन है इसमें 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है। बनाएंगे कैसे? बहुत ही आसान। माना x बराबर 0.001 के ऊपर रेकरिंग। बच्चों अब आप सोचो कि इसको हम दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चूंकि 3 डिजिट बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए हम इसे दोनों तरफ एक लिख करके जितना डिजिट रिपीट करता है उतना 0 मीन्स 3 0। इस तरह से ये हमारा वैल्यू बन रहा है 1000। तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुना करिए तो ये आ जाएगा 1000x और 0.001 के ऊपर रेकरिंग को यदि 1000 से गुना करें तो फिर वैल्यू बनेगा बच्चों 1000x। अब इसको ध्यान से सोचिए, रफ वर्क में हम समझते हैं कि यदि 0.001 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 001 001 001 ये कई बार रिपीट कर रहा है, और यदि हम इस संख्या को 1000 से गुना कर दें तो ये जो पॉइंट है वो 3 अंक आगे शिफ्ट करेगा और वैल्यू बनेगा 1.001 001 001, और हर बार रिपीट ना करके हम सीधा रेकरिंग डाल सकते हैं। तो यदि हम इसको 1000 से गुना करें तो ये आया 0.001 के ऊपर रेकरिंग, कुछ इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और इस तरीके से दोनों को माइनस कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 माइनस 1। अब क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर रेकरिंग माइनस क्या करेंगे 0.001 के ऊपर रेकरिंग। अब इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा, यदि हम 1000x में से 1x माइनस कर दे तो ये बनेगा 999x। और बच्चों यहां देखो 1.001 के ऊपर रेकरिंग में से 0.001 माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू सिर्फ हमारा आ जाएगा 1। इस तरीके से x का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 999। और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने P बटे Q के रूप में बहुत ही आराम से लिख लिया। 0.001 के ऊपर रेकरिंग को हम 1/999 लिखेंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999, मतलब ये कई बार रिपीट हो रहा है, इसे P बटे Q के रूप में लिखेंगे। देखिए इस ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। माना x बराबर 0.999 कई बार रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसा लिख करके 9 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं क्या करना है, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई होगा, सोचिए। दोनों तरफ चूंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 पर 1 0, मतलब 10 से गुना करने पर, यदि हम 10 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 10x, और इधर 0.9 के ऊपर रेकरिंग को 10 से गुना करिए तो इस तरह से वैल्यू बनेगा 10x, और 10 से गुना करेंगे तो यदि हम 0.999 इसको यदि हम 10 से गुना करें तो ये एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा और वैल्यू बनेगा 9.99, या ये कई बार रिपीट करते जाएगा। इस तरह से 10 से गुना करने पे वैल्यू बना 9.9 के ऊपर रेकरिंग। समझ आ गया? इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दोनों को माइनस कर दीजिए तो बनेगा समीकरण नंबर 2 माइनस 1, और
10x में से एक x माइनस कर दीजिए, 10x माइनस 1x, और ये हो जाएगा 9.9 के ऊपर रेकरिंग माइनस 0.9 के ऊपर रेकरिंग। इसको माइनस करने पे ये आ जाएगा 9x, और बच्चों 9.9 के ऊपर रेकरिंग में से यदि 0.9 के ऊपर रेकरिंग को माइनस कर दिया जाए तो पॉइंट के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 9.9 के ऊपर रेकरिंग में से 0.9 के ऊपर रेकरिंग हटा दोगे तो ये खत्म हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ 9, मतलब ये आएगा 9। इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 9, और ये भी नीचे आ जाएगा 9, कट के 1 हो जाएगा, और इस तरह से x का मान 1 आ जाएगा। बच्चों आप जानते हो कि जितने भी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक होती है उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब उसे भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का परिमेय संख्या है जिसे हम लोगों ने p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, ध्यान से देखना है, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। मतलब 1/17 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, जो हमने आपको टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने पहले करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इससे यदि हम 1/17 है मीन्स यदि हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करिए। अब जब हम विभाजन क्रिया किए तो आपको पूछा क्या है कि जब आप विभाजन क्रिया किए तो फिर अंकों की पुनरावृत्ति खंड कितना है, अंकों की कितनी अधिकतम संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो बच्चों जब हमने 17 से 1 में डिवाइड किया तो इतना लंबा प्रोसेस आया, और जो लास्ट में हमारे पास जो शेषफल आया वो वापस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लास्ट में एक आया, शुरुआत में भी एक था, और यदि हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब जब हम इसका विभाजन प्रक्रिया किए तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसे काउंट करोगे तो ये टोटल 16 अंक है, और ये 16 अंक का बार बार रिपीटेशन होगा। तो कहता है अधिकतम संख्या कितनी है जिसका पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, कितने बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोगों ने जाना जब आप इसका भाग क्रिया करोगे तो समझ में आएगा कि ये टोटल 16 अंक है जिसका बार बार रिपीटेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, इस पूरा भागा को आप सबसे पहले कर लेंगे, फिर लिखेंगे 1/17 के पुनरावृत्ति खंड, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी होगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 16। बस आपको इतना लिख करके छोड़ देना है इस क्वेश्चन में, और ये इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि p बटे q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है और जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। सबसे पहले इसे हम लोग समझ लेंगे, और दूसरा कंडीशन जिसका शांत दशमलव प्रसार। यदि आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शांत दशमलव प्रसार कब होता है और उभयनिष्ठ गुणनखंड तो अभी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। ध्यान से देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर मतलब सार गुणनखंड 1 होता है। एग्जाम्पल लेते समझ में आएगा। यदि यहां मान लेते हैं 3 है और 4 है, यदि हम 3 को भाग दें या 3 को हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 3 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है ये आएगा 1 गुना 3, और 4 का यदि आप करो तो आएगा 1 गुना 2, इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में मिल कौन रहा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा, ये आपको देखना है। तो ये दोनों जो है सिर्फ 1 और 1 जो है वो दोनों में एक जैसा है, मिल रहा है दोनों में, इसे हम लोग सारो गुणनखंड कहते हैं, और एक्चुअली में यही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अच्छा अब कहीं ध्यान से देखो तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होगा। यदि आप ध्यान दो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी दो संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से न कटता हो, मतलब ये दोनों संख्या, ऐसी संख्या को आपको सेलेक्ट करना होगा जो किसी से न कटे
तभी इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमेशा 1 आएगा। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। P बटे Q के रूप में अनेक एग्जांपल लिखने हैं आपको। तो पहला कंडीशन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि हमारा जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, और शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कंडीशन ये है बच्चों कि नीचे में मतलब हर में 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। मतलब या तो सिर्फ 2 2 2 मतलब 2 के फैक्टर होने चाहिए, या तो 5 का केवल फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों के फैक्टर होना चाहिए। अब हमें ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने होंगे जिसमें ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता होगा। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों देखो, जब हमें P बटे Q के रूप में एग्जांपल लिख रहे हैं तो दोनों क्राइटेरिया को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये भी कंडीशन वो भी कंडीशन दोनों फॉलो करना है। तो सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार होने के लिए नीचे में 2 और 5 के गुणनखंड चाहिए। इसका मतलब यदि हम नीचे में 10 लिख दें तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका गुणनखंड 2 × 5 होगा। इससे ये शांत दशमलव प्रसार तो हो गया। अच्छा, इसका 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, एक ऐसी संख्या का चुनाव करें जो किसी टेबल से नहीं कटता हो। जैसे यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 कैसे आया, जब हम 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले तो वो 1 आया, और ये इसीलिए आया क्योंकि 3 और 4 1 के अतिरिक्त किसी दूसरे टेबल से नहीं कटता है। तो यदि हमें इसका भी इस दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए यदि हमें इसका एग्जांपल लिखना है तो हमें 10 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना होगा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किसी टेबल से नहीं कटता हो। तो हम यदि ऊपर में 7 लिख दें तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों किसी भी टेबल से पूरी तरह से नहीं कटता है। इस तरह से पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, जिसमें शांत दशमलव प्रसार बनाना है। ये 2 × 5 का फैक्टर के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब मान लेते हैं कि केवल 2 हमें हर में केवल 2 रखना है, तो केवल 2 रखें तो नीचे मान लेते हैं 8 है, तो ये केवल 2 × 2 × 2 है, मतलब ये भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, इसके लिए हमें एक ऐसा नंबर लिखना होगा जिससे ये दोनों किसी से ना कटता हो। तो मान लेते हैं इस बार हम यहाँ लिख देते हैं 5। तो 5/8 जो है ये दोनों किसी भी टेबल से नहीं कटता है। इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 है और दशमलव प्रसार भी बिल्कुल शांत है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। तीसरे एग्जांपल में हमें क्या करना होगा, नीचे में एक ऐसा अंक हमें चुनते हैं। इसमें 2 × 5 का था, यहाँ सिर्फ 2 था, यहाँ केवल 5 रहे, तो मान लेते हैं नीचे केवल 25 लिख दें। तो 25 5 × 5 है, मतलब 5 का गुणनखंड ले रहा है। इसके साथ एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब किसी से नहीं कटे। तो ऊपर में हम लिख देते हैं 23। अब बच्चों, अब आप बोलोगे सर ये सेलेक्ट कैसे होता है, तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप ऊपर में कोई भी एक अभाज्य संख्या लिख दीजिए, प्राइम नंबर लिख दीजिए, जिससे इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिख करके इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब बच्चों, अनवसानी अनावृत्ति क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कि अनवसानी अनावृत्ति जो होता है यही अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होती है, अनवसानी अनावृत्ति का मतलब हुआ कि एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग संख्या बार बार आएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल होगा 0. कोई भी नंबर लिख दो, 2 1 5 4 6 1 5 9 3 0 5 ऐसे, और ये लगातार बढ़ते चला जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ये लगातार बढ़ते चला जाएगा, और एक भी संख्या आपस में रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल है, मतलब अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। दूसरा, आप अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े हुए हैं कि जो भी रूट में रहता है वो सारा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। मान लेते हैं ये √2 है, तो √2 जो है इसका वैल्यू आप पढ़े होंगे 0.414315968721 इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी अनवसानी अनावृत्ति अर्थात अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही आसान है लिखना, जिसे आप लोग बहुत यूज कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 एक बार 0 दो, 2 2 बार 0 दो, 2 3 बार 0 दो, 2 4 बार 0 दो। ये जो है
इससे भी आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख सकते हो कि एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा। यहां आपको रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके आगे देखो तो ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो ये भी अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल हो गया। 3 संख्या लिखनी थी, हम लोगों ने बहुत आराम से लिख लिया है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। अपरिमेय संख्या मतलब वही हो गया कि एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए मैंने पहले ही भाग करके रखा हुआ है, जिसका वैल्यू हम यहां लिख देते हैं 5/7 और दूसरा 9/11। जब 5/7 को हम भाग करेंगे तो इससे हमारा वैल्यू क्या आया, 5/7। जब हम इसको भाग किए तो वैल्यू आया 0.714285। लेकिन ये पूरी तरह से अभी कटा नहीं है, मतलब ये जहां से हमारा भाग 5 से स्टार्ट हुआ था, हमारा लास्ट फाइनल भी वही पहुंच गया। मतलब इसके बाद यदि हम भागा को और आगे कंटिन्यू करें तो आप समझ पा रहे होंगे कि यही चीज बार बार रिपीट करेगा। मतलब हम 0.714285 के ऊपर रेकरिंग कर सकते हैं, यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। अच्छा, यहां पर है हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 9/11। जब हम 9/11 को भागा किए तो आया 0.81 और शेषफल वापस वही बचा जो शुरुआत में था। मतलब इससे आप समझ पा रहे होंगे कि 0.81 के ऊपर रेकरिंग होगा। क्यों? क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी तक पूरी तरह एंड नहीं किया है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में होनी चाहिए और 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इन दोनों के संख्या के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखते हैं। आइए, सबसे पहला अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है, सोचो। ये है 0.71, ये है 0.81, मतलब 71 और 81। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी संख्या से आप शुरुआत कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लिखते हैं, 71 और 81 के बीच में नंबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं 75 लेते हैं, 75। अब 75 तो आप लिखे, लेकिन इसके बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 75215468730871 और ये लगातार बढ़ते चला जाएगा। तो ये एक तरह का अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, यदि आप इन्हीं दोनों की संख्या के बीच में लिखना चाहते हैं तो 71 81 के बीच में और दूसरी संख्या ले लीजिए, 78 ले लेते हैं। और उसके बाद कोई भी संख्या आपस में रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। थर्ड एग्जाम्पल वो होगा, मान लेते हैं 0. इन दोनों के बीच में 80 भी आ रहा है, तो मान लो 80 लिखा, फिर 800 लिखा, 800 लिखा, 8 4 बार 0 लिखा, और इस तरीके से ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी संख्याएं, चूंकि ये 71 81 के बीच में है, ये भी 71 81 के बीच में है, ये भी 71 81 के बीच में है, तो ये सारी संख्याएं जो आने वाली संख्याएं होंगी, ये सारा इन दोनों संख्या के बीच में ही आता है और इन दोनों के बीच में आने वाली अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे नंबर्स को आप लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से हम लोगों ने बना लिया है। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कि √23। अब बच्चों, क्या √23 जो है इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। और नहीं निकाल सकते इसका मतलब इसका वैल्यू अनवसानी अनावृत्ति होगा, मतलब अपरिमेय होगा। ये संख्या रिपीट नहीं करेंगी बार बार, तो ये जो है ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अपरिमेय हो। दूसरा 225, इसे हम रूट से बाहर निकालने के लिए हमको समझना होगा कि ये किसका वर्गमूल है। तो 225 जो है इसका वर्गमूल होता है 15, इसका मतलब ये 15 बाहर आ गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये अपने आप में एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसे हम लोग किसका नाम देंगे, ये परिमेय संख्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखो, इसमें और इन दोनों संख्याओं में एक अंतर है कि ये लगातार बढ़ते जा रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन ये शांत है। और आप जानते हो कि जो संख्या शांत होता है उसे पॉइंट हटा करके नीचे 0 के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी संख्या क्या होंगी, परिमेय। ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा है 7.478478। आप देख पा रहे होंगे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है,
यदि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं कि जब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, तो उसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये संख्या भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा। लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बनाया है, एक 0 फिर एक 00 एक 000, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 01 हो गया। इस तरीके से जब एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल होगा, और ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।